नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति वाले टॉपिक से लिए हैं। एक एक करके हम न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी है वो हमने देख ली है। आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एक एक करके सभी वीडियोज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इसमें पहला क्वेश्चन कि 1 ग्राम द्रव्यमान की बारिश की बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरकर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जमीन से टकराती है। यदि प्रतिरोधी बल उस बूंद की चाल के समानुपाती हो तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य होगा। यहाँ पर जो बूंद है वो 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रही है, विराम अवस्था से गिर रही है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। साथ में जो प्रतिरोधी बल है उसके द्वारा भी कार्य किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूं कि बूंद की जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन, बूंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, बूंद की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो है डेल्टा के। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा है mv² का आधा माइनस 0। यहां से जो डेल्टा के है 1/2, m का मान 10 की घात -3, v का मान है 50 का स्क्वायर, तो 50 × 50 आ जाएगा। तो 50 × 50 यहां से हम तो यह आ गया 2500, 2500 में 2 का भाग लगाएंगे 1250, ये आ गया 1.25 जूल। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य को मैं WG से लिख दूं, जो कि F × x, तो mg × h 10 की घात -3, g हमें 10 लेना है और ये आ गया 10 की घात 3, तो WG आ गया हमारे पास में 10 जूल। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्य ऊर्जा परमेय है डेल्टा के बराबर होता है किए गए कार्य के। तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य तथा प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य WR बराबर आ जाएगा डेल्टा के माइनस WG। तो यहाँ से जो डेल्टा के है उसका मान है -1.25 और WG है 10, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस में 8.75 जूल। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई के एक चिकने नत समतल के सिर से विराम अवस्था में गिराई जाती है, तो समतल के सबसे निचले तल पर इसकी चाल समानुपाती होगी। देखिए कि यहाँ पर जो तल है चिकने नत समतल के ऊपर विराम अवस्था से गिराई जा रही है, तो देखिए इसकी निचले तल के ऊपर चाल समानुपाती होगी। चाल किसके समानुपाती होगी, मतलब v किसके समानुपाती होगी, ये हमें पूछा है। चले तो देखिए इसके जो कार्य ऊर्जा परमेय है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कार्य ऊर्जा परमेय W बराबर होता है डेल्टा के, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा।
और यहां से आप देखेंगे कि जो W है वो mgh के इक्वल होगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। विराम अवस्था से गिराई जा रही है तो u 0 हो जाएगा, mgh ये बराबर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर के, और यहां से v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh, और v समानुपाती हो जाएगा, देखिए v इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि यहां पर m तो कोई पद ही नहीं आ रहा है, 2gh। ओके, तो यहाँ पर सभी जो पद है वो द्रव्यमान के टर्म्स में दे रखे हैं, तो द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता, ये द्रव्यमान की m घात के m की घात 0 के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। वैसे विद्यार्थी मैं बता दूं कि किसी भी पार्टिकल की जो चाल है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहे हैं तो m पर चाल निर्भर नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक गुटका v चाल से क्षैतिज खुरदरी सतह पर गतिमान है तथा चित्रानुसार स्प्रिंग नियतांक k वाली क्षैतिज रूप से व्यवस्थित स्प्रिंग से टकराता है। गुटके एवं फर्श के मध्य का घर्षण गुणांक म्यू है, स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न होगा। देखिए विद्यार्थियों, यहां से ये जो गुटका है वो v वेग से गति करता हुआ यहां से टकराएगा, तो देखिए यहाँ पर घर्षण बल द्वारा काम किया जाएगा, साथ में जो स्प्रिंग है वो भी अपने प्रतिरोधी बल लगाएगी। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है, तो काम किसके द्वारा किया जाएगा, देखो ध्यान देना, इसकी गतिज ऊर्जा है, और वो जो गतिज ऊर्जा है वो कहाँ खर्च होगी, सारी जो गतिज ऊर्जा है वो एक तो घर्षण बल के विरुद्ध खर्च हो जाएगी और स्प्रिंग को संपीड़ित करने में खर्च हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतिम जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो तो हो जाएगी शून्य, क्योंकि ये जाकर रुक जाएगा गुटका, कि गुटका जाकर यहाँ से टकरा रहा है, घर्षण गुणांक म्यू है, तो अधिकतम संपीड़न हमें पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जिसको मैं डेल्टा के से लिख दूं, ये बराबर है घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर होता है बल, तो बल यहाँ पर हो जाएगा म्यू एम जी इंटू विस्थापन, और विस्थापन अधिकतम विस्थापन हम अक्षम कंसीडर कर लें, तो ये तो हो गया घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो विरुद्ध किया गया कार्य है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन ले लेंगे, साथ में स्प्रिंग को संपीड़ित करने में, तो ये भी इसके द्वारा भी एक प्रतिरोधी बल लगता है, तो माइनस में हाफ के अक्षम स्क्वायर, यहां जो के है वो स्प्रिंग नियतांक है। ओके, हमें इस अक्षम की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से अक्षम का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो डेल्टा के है वो हमारे पास में इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर आते इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया माइनस में हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए मैं यही पुट कर देता हूँ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया माइनस में हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमें अक्षम की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको बराबर के इस तरफ ले आता हूं, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, के अक्षम का स्क्वायर प्लस म्यू एम जी, दो से भी मैंने गुणा कर दिया, अक्षम, यहां से ये जो दो है वो कट जाएगा, माइनस में एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आ गई है। ओके, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे पाइथागोरस श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, देन यहां से अक्षम बराबर तो आ जाएगा माइनस में बी, तो बी माइनस में बी आ जाएगा, तो म्यू 2 म्यू एम जी, ये तो माइनस में बी, फिर प्लस माइनस रूट माइनस में बी मतलब बी का स्क्वायर, तो 2 म्यू एम जी का स्क्वायर माइनस 4 AC, तो ये हमारे पास में सी है 4
ए यहाँ पर के है, के, और सी यहाँ पर एम वी स्क्वायर है, एम वी स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2k। तो यहां से ध्यान देंगे पहले पद में, यहां से आप ध्यान दीजिए, इसमें से अब मैं इसको कैलकुलेट करके लिख रहा हूं। 2 से 2 कट गया, माइनस में म्यू एम जी अपॉन के, तो माइनस में म्यू एम जी अपॉन के ये हो गया, माइनस में म्यू एम जी अपॉन के। फिर देखिए कि यहां पर जो अक्षम है वो धनात्मक होगा, ये तो पहला पद तो ऋणात्मक हो गया। ये धनात्मक कब होगा? जब यहां पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो यहां पर पॉजिटिव साइन नहीं रखना है, तो ये प्लस हो गया। फिर के का हम भाग लगा रही है, 2k का लगा रहे हैं, तो देखिए यहां से इस 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा अंडर से, तो 2 आ गया, ये 4 भी बाहर निकलेगा, तो म्यू एम जी का स्क्वायर रह गया, यहाँ पर के एम वी स्क्वायर रह गया। और जो एम वी स्क्वायर है वो माइनस में, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। आप ये ध्यान रखिए, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर आप एक्सएम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के संवेग से गति कर रहा है। 0.2 न्यूटन का एक बल इस पर 10 सेकंड के लिए पिंड की गति की दिशा में कार्य करता है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, ये हमें पूछा है। देखिए जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 4 kg, और जो संवेग है वो हमें दे रखा है 8 kg मीटर प्रति सेकेंड, 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और साथ में हमें ये भी दे रखा है कि जो बल है F है वो दे रखा है 0.2 न्यूटन, और जो समय है T वो दे रखा है 10 सेकेंड। तो हमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछी है कि इस संवेग से गति कर रहा है, 2 न्यूटन का बल लगाकर 10 सेकेंड में के लिए पिंड की गति की दिशा में कार्य करता है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछी है। यहां पर ध्यान देंगे कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होगा। हम कार्य ऊर्जा यहाँ पर, कार्य ऊर्जा पर में यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो देखिए हमें यहाँ पर न तो विस्थापन का पता है, हालांकि बल का पता है, तो विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे? विस्थापन के लिए हम देखिए सबसे पहले तो प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लेते हैं। P बराबर होता है एम वी, तो यहाँ पर U है, U बराबर आ गया P बट्टे में M। P का मान 8, M का मान 4, तो U का मान आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। U आ चुका है, तो यहां से अब हम एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेते हैं। F बट्टे में M, F का मान हमें 0.2, M का मान 4, तो यहां से जो वैल्यू है A की वो 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए हमें विस्थापन ज्ञात करना है S, तो S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो U का मान हमें दे रखा है 2, T का मान हमें दे रखा है 10 प्लस 1/2। A का जो मान है वो हमें मिल चुका है 0.05, और T का मान हमें दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, तो 20 प्लस यहां से इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 को जब इससे गुणा करेंगे तो 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5, और कुल मिलाकर आ गया है 22.5 मीटर। अब हमें देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होगा, और कार्य है वो बल गुणा विस्थापन होगा, और बल हमारे को दे रखा है 0.2, विस्थापन हमने निकाला है 22.5। तो यहां से डेल्टा K इक्वल टू 2 से गुणा कराएंगे तो ये आ गया 45, तो ये 4.5 जूल हो जाएगा। ओके, 4.5 जूल, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से इंच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो लगाए गए बल और गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। देखिए हमें कार्य का चिन्ह पूछा है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन इंटू कोस थीटा। तो यहां पर आप देखें कि लगाए गए बल, तो लगाया गया बल है और जो विस्थापन है वो एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में है तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, और जब थीटा इक्वल टू 0 पहले पार्ट में थीटा इक्वल टू 0 तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एस कोस 0। कोस 0 का मान होता है 1, जो कि क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। सेकंड पार्ट क्या है? गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर और हम वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि बल लगाया जा रहा है तो वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है। दोनों के बीच का यहाँ पर जो एंगल है वो है 180। तो W बराबर एफ एस कोस 180। कोस 180 का मान होता है -1। तो यहाँ पर जो कार्य आएगा वो आएगा ऋणात्मक। कार्य कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। तो धनात्मक ऋणात्मक आएगा। धनात्मक ऋणात्मक ऑप्शन बी में हमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बल F वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk। इकाई का विस्थापन D वेक्टर इक्वल टू 5ik प्लस 4jk प्लस 3kk इकाई के मध्य का कोण क्या होगा? देखिए यहां से ये हमें jkf दे रखा है, इसको पहले त्रुटि सुधार लेते हैं। ये jkf है। अब देखिए हमें इन दोनों के बीच का कोण पूछा है, तो विद्यार्थी दोनों के मध्य का कोण है थीटा आपको ज्ञात करना है। कोस की टर्म्स में दे रखा है तो इन दोनों का हम अदिश गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू एफ डी कोस थीटा हम पुट कर देंगे। तो यहां से कोस थीटा बराबर आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन एफ डी। तो एफ वेक्टर कितना है? 3ik प्लस 4jk माइनस 5kk डॉट डी वेक्टर। तो ये आ गया 5ik प्लस 4jk प्लस 3kk अपॉन एफ डी। एफ का मतलब यहाँ पर एफ का परिमाण हम ज्ञात करेंगे। तो एफ कैसे ज्ञात होगा? आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का रूट। तो 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये आ गया रूट 50। रूट 50 आ गया, तो अंडररूट में ये आ गया 50। फिर हम बात करते हैं डी का परिमाण। तो आई कैप का गुणांक तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। तो ये भी आ गया अंडररूट में 50। ये भी आ गया है अंडररूट में 50। यहां से आप देखें कोस थीटा बराबर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। 15 प्लस में 16 माइनस में 15 बट्टे में 50। तो यहां से हमें मिल गया है 16 बट्टे में 50। तो ये आ गया हमारे पास में कोस थीटा बराबर 0.32। थीटा बराबर आ गया है कोस इनवर्स 0.32। ये मिल चुका है और यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है। 6 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव से एक खुरदरी क्षैतिज पृष्ठ पर गति करती है। वस्तु पृष्ठ के मध्य का घर्षण गुणांक 0.1 है। लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा?
देखिए एक बार इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से एक खुरदरा पृष्ठ है और इसके ऊपर इस तरीके से 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर m बराबर तो दे रखा है 2 kg और जो F है वो हमें दे रखा है 6 न्यूटन। इसके अलावा G का मान हमें 10 यूज में लेना है, वो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। म्यू भी हमें दे रखा है, घर्षण गुणांक 0.1 दे रखा है। अब देखिए इसके ऊपर नीचे की ओर तो काम कर रहा है mg, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लग रहा है r और यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं F और इसमें घर्षण बल इधर लग रहा है Fs। ओके, स्मॉल f से पुट कर दीजिए। अब देखिए इसके ऊपर कुल बल जो m एक के रूप में लगेगा F माइनस स्मॉल f का मान हमें दे रखा है 6, स्मॉल f का मान हो जाएगा म्यू r, तो म्यू r का मान है mg, तो 6 माइनस 0.1, m का मान 2, g का मान 10, तो यहां से यह आ गया 4। तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा 4 बट्टे में m मतलब 2, तो a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी चाहिए, तभी तो हम कार्य फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूरी के लिए देखिए d बराबर, यहां पर प्रारंभ में विराम अवस्था में तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ut तो 0 हो गया, प्लस हाफ 80 स्क्वायर, a का मान यहां पर है 2, t का मान हमारे को दे रखा है 10, तो ये आ गया हमारे पास में d की वैल्यू 100। अब हमें पूछा है कार्य, तो देखिए कार्य यहां पर कितना हो जाएगा, कार्य की वैल्यू देखिए F कार्य बराबर W बराबर बल गुणा विस्थापन F d cos 0। तो जो फाइनली जो बल लग रहा है वो हम यहाँ जो बल लग रहा है उस बल द्वारा किया गया कार्य हमें पूछा है। तो F की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 6, d हमें 100 और cos 0 का मान है 1, यहाँ पर आ गया 400 जूल। कितना कार्य किया जाएगा, 400 जूल। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन 7 में अभी जो हमने क्वेश्चन लिया उसमें 10 सेकंड में घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य WF से मैं पुट कर दूं स्मॉल f इंटू डी कोस 180, क्योंकि घर्षण और विस्थापन दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। घर्षण बल कितना है, म्यू m g d कोस 180, सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पर। तो देखिए म्यू का मान 0.1, m का मान 2, g का मान 10, d का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 100 और कोस 180 का मान होता है -1, तो माइनस में हमें मिल चुका है 200 जूल। तो आंसर रहेगा बी माइनस में 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि दिए गए चित्र में ऐसी 4 स्थितियों को दर्शाता है। हमें क्वेश्चन के अंदर 4 स्थितियां, अलग अलग स्थितियां दे रखी है जिनमें एक बल को किसी गुटके पर आरोपित किया जाता है। एक गुटके के ऊपर बल लग रहा है, चारों प्रकरणों में बल का परिमाण समान है, चारों स्थितियों में बल एक समान रूप से लग रहा है तथा गुटकों का विस्थापन दाईं और वह समान परिमाण का है। तो निम्न में से किस प्रकरण में ब्लॉक पर आरोपित बल के द्वारा कार्य शून्य होगा। देखो सभी में विस्थापन लग रहा है, बल लग रहा है, तो कार्य बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है F d cos थीटा। तो यहाँ पर F शून्य नहीं है,
डी शून्य नहीं है तो कोस थीटा शून्य होगा। और कोस थीटा कब शून्य होगा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो हमें एफ और डी के बीच का कोण देखना है। तो पहली ही स्थिति में देखिए आप, विस्थापन दाईं ओर दिया जा रहा है, ठीक है, जबकि बल लग रहा है ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच का कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, तत्पश्चात कार्य 0 हो जाएगा। तो पहली स्थिति इसमें आने वाली है, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी पिंड पर नियत बल आर फैक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2 प्लस 3 न्यूटन लगाकर उसे किसी निर्देश प्रणाली के अनुसार, इतना बल लगाकर निर्देश प्रणाली के अनुसार y अक्ष के अनुदिश गति कराने के लिए बाध्य किया जाता है। उसको हम जे केप की दिशा में y अक्ष के अनुदिश गति कराने के लिए बाध्य करें। उस पिंड को y अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। बल हमें दे रखा है, जबकि विस्थापन हमें y एक्सिस के अनुदिश 4 मीटर दे रखा है। तो देखिए जो d है विस्थापन, इसको मैं ऐसे लिख दूं, d वेक्टर इक्वल टू 4j कैप मीटर में। देन यहां से कार्य बराबर क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है? आई के प्लस 2 के प्लस 3 के डॉट विस्थापन। तो विस्थापन यहां पर हो गया 4 के। तो यहां से W इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा, जे केप वाला गुणांक रहेगा, जे 8 जूल मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चित्रानुसार 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी गुटके को 30 डिग्री के कोण पर क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी नत सतह के समांतर 10 न्यूटन का बल लगाकर धकेला जाता है। गुटके में नत सतह के मध्य का घर्षण गुणांक 0.1 है। यदि गुटके को नत सतह के अनुदिश 10 मीटर तक धकेला जाता है तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? जबकि हमें g बराबर 10 लेना है। देखिए गुरुत्व के विरुद्ध हमें जो आंकड़े दे रखे हैं वो देख लीजिए एक बार। ये हमें दे रखा है म्यू, ये हमें क्या दे रखा है? म्यू। एम हमें 1 किलोग्राम दे रखा है। थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है। बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहां से जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस पर नीचे की ओर इधर लगता है एम जी, और इस डायरेक्शन में यदि कोण थीटा हम ले लें तो ये लगेगा एम जी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में काम करेगा एम जी साइन थीटा। तो यहां पर ध्यान देंगे कि हमें ये पूछा है गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना काम किया जाता है। तो 10 मीटर तक हम विस्थापित कर देंगे तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य WG से लिख दूं मैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। तो बल यहां पर लग रहा है एम जी साइन थीटा। तो गुरुत्व के विरुद्ध गुरुत्व लग रहा है mg साइन थीटा, और विस्थापन दिया जा रहा है d। तो यहां पर देखें m का मान हमें 1, g का मान 10, साइन 30 डिग्री इंटू 10। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 जूल। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न संख्या 11 में घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो देखिए यहां पर
घर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य उसको हम WF से लिख दें, घर्षण बल इंटू विस्थापन। तो घर्षण बल इंटू विस्थापन, तो यहां पर देखें घर्षण बल को हम लिख सकते हैं μS इंटू आर, μS इंटू आर और D इंटू डी। तो अब हम R देख लेते हैं। तो R इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होता है और R का जो मान है वो mg cos थीटा के इक्वल रहेगा। तो म्यू mg cos थीटा इंटू डी, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो म्यू का मान है हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखा है वो है 0.1, m का मान 1, g का मान 10, cos 30 डिग्री, d का मान 10। तो यहां से आ गया 10 इंटू √3/2, तो 5√3 आ गया, 5 गुणा 1.732। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, WF कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें मिल गया है 8.7। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि एक जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन था 11वां, उसमें आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और यहां पर लगाया गया बल है 10 न्यूटन और जो विस्थापन है वो 10 मीटर। देन यहां पर किया गया कार्य आ जाएगा 100 जूल। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जूल एवं अर्ग के मध्य सही संबंध है। तो देखिए 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नियत बलों 4i केप प्लस जे केप माइनस 3k केप एवं 3i केप प्लस जे केप माइनस k केप के द्वारा कार्यशील एक कण को बिंदु 5i केप प्लस जे केप माइनस 3k केप, देखो यहां पर दो बिंदु हमें दे रखे हैं, उनमें से एक बिंदु यहां पर, चलिए ये यहां पर बाय मिस्टेक रह गया है, 5i केप 4 जे केप माइनस 3k केप। जो विस्थापन है वो मैं चलो आपको फिर से लिख देता हूं। यहां पर हमें ये दे रखा है कि प्रारंभिक जो बिंदु है वो है i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप से R2 बराबर 5i केप प्लस 4j केप प्लस k केप तक विस्थापित किया जाता, तो बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम टोटल बल ज्ञात कर लेंगे। तो F बराबर, देखो इसको मैं F1 कह दूं, इसको हम F2 कह दें, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर है हमारे पास में 4i केप प्लस जे केप माइनस 3k केप प्लस 3i केप प्लस जे केप माइनस k केप। देन यहां से F वेक्टर क्या हो जाएगा, 7i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप। ये आ गया हमारे पास में F की वैल्यू। ये हमें F मिल चुका है। अब हमें कार्य पूछा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। तो विस्थापन हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां से F वेक्टर तो है 7i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप और R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, तो यह आ गया 4i केप फिर 2j केप और माइनस का 2k केप, ये आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो ये आ गया 28 प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो ये आ गया हमारे पास में 40 जूल।
ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक भारोत्तोलक किसी भार को जमीन पर से उठाकर उसे ऊपर की ओर थामे रहता है। तो देखिए इसमें से क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, एक एक करके देख लेते हैं। भार उठाने के साथ साथ भार को थामे रहने में भी कार्य किया जाता है। तो देखिए थामे रहने में विस्थापन नहीं होता, इसलिए कार्य नहीं किया जाता। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए, भार उठाने में भार को थामे रहने दोनों में ही कार्य किया जाता है, थामे रहने में कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, जबकि उठाने में कार्य किया जाएगा। देखिए भार को उठाने में कार्य किया जाता है, लेकिन उसे थामे रहने में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन सी ही इसमें सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर कि भार को उठाने में कार्य नहीं किया जाता, ये गलत है, लेकिन उसे थामे रहने में, ये तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन मेज के ऊपर इस प्रकार रखी है कि उसकी 60 सेंटीमीटर लंबाई मेज के किनारे से स्वतंत्र रूप से लटकी है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। मेज पर पूरी चेन को खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें चेन का कुल द्रव्यमान है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 किलोग्राम। तो 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चेन का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हमें दे रखा है 4 किलोग्राम। तो हमें 160 सेंटीमीटर का द्रव्यमान यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं कर दूं कि 100 सेंटीमीटर चेन का द्रव्यमान, तो 100 सेंटीमीटर चेन का जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा 4/2, मतलब 2 किलोग्राम। और यहां से 60 सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा 2, 60 सेमी, तो 2 गुणा में 0.60, 1.2 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ गया, तो चेन का जो द्रव्यमान है वो तो आ गया है 1.2 किलोग्राम। अब यहां पर देखें तो 60 सेंटीमीटर की चेन है टेबल से नीचे लटकी हुई है, उसका द्रव्यमान हमें मिल चुका है, m बराबर हमें मिल चुका है 1.2 किलोग्राम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ऊपर खींचने में किया गया कार्य। तो देखिए चेन का भार कितना हो जाएगा, m इंटू जी हमें 10 लेना है, तो ये आ गया हमें 12 न्यूटन। कितना मिल चुका है, 12 न्यूटन। अब देखिए कार्य बराबर जितना भार है और हमें विस्थापित कितना करना है, 30 सेंटीमीटर। देखिए उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो मौजूद होता है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर तक विस्थापित करने में एक तरीके से खींचेंगे तो पूरा ही, लेकिन जो टोटल वर्क डन है वो एक तरीके से इस तरीके से है। ऐसा समझे कि जो चेन है इस तरीके से लटकी हुई है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है, यदि आप जो किया गया कार्य है उसको 30 सेंटीमीटर तक खींचने में किए गए कार्य के इक्वली होगा। तो बल लगाना पड़ रहा है 12 और जो विस्थापन है एक तरीके से 30 सेंटीमीटर, तो ये हमें मिल जाएगा 3.6 जूल। जो द्रव्यमान है आप यहीं पर समझे, इसका द्रव्यमान के अंदर यहां से 30 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना है, इसलिए ऑप्शन सी 3.6 जूल आ जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि L लंबाई और M द्रव्यमान की एक समान चेन एक घर्षण रहित मेज पर रखी है तथा इसकी लंबाई का 1/3 भाग मेज के किनारे से नीचे की ओर लटका है। यदि G गुरुत्व के कारण त्वरण है, चेन के लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में कितना कार्य करने की आवश्यकता है। तो देखिए अभी जो लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा था, सिमिलर तरीके से ही हमें क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से चेन है, ऐसे चेन है, ऐसे ये लटकी हुई है, ओके।
अब इस चेन की जो लंबाई है वो है L, और यहां से यहां तक जो लटका हुआ भाग है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। टोटल जो इसकी लेंथ है यहां से यहां तक लटकी हुई है वो है L/3। कितनी लंबाई लटकी हुई है? तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L/6 हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस नीचे लटकी हुई है? द्रव्यमान के अंदर L/6 लंबाई नीचे है। अब इस द्रव्यमान के अंदर पर लगने वाला भार ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कार्य ज्ञात करेंगे तो भार इंटू विस्थापन, भार इंटू विस्थापन, तो भार इसका द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। जो लटका हुआ भाग है L/3 जो भाग है उसका द्रव्यमान। तो देखिए L लंबाई का जो द्रव्यमान है वो तो है m, एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो m/L, और हमें L/3 लंबाई का द्रव्यमान चाहिए तो L/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो m/3 द्रव्यमान आ जाएगा। m/3 द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, और विस्थापन हमें मिल रहा है L/6। देन यहां से क्या आ जाएगा? W बराबर mgL/18, mgL/18 मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोसमिक तरंग प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन का पता लगता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एम ई और एम पी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान है। चलिए हमें इनकी चालों के अनुपात पूछें जबकि इनकी गतिज ऊर्जाएं हमें दे रखी है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv², वो हमें 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी। फिर है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तो हाफ mp/v² बराबर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। हमें क्या चाहिए? ve/vp। तो दोनों को डिवाइड कर दें हम, तो यहां से जब डिवाइड करेंगे तो me/ve का स्क्वायर बट्टे में mp/vp का स्क्वायर बराबर आ गया है हमारे पास में, भाग लगाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। यहां से ve बट्टे में vp बराबर आ गया है mp बट्टे में 10 me का रूट। तो ये हमें मिलने वाला है। तो यहां से ऑप्शन गौर करके देखेंगे, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असंबंधी नॉन रिलेटिविस्टिक विधि में यदि संवेग में 100% की वृद्धि हो तो गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी? तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि संवेग में 100% की प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है उसको मैं कैसे लिख दूं? हाफ p²/2m होगी। ओके, और नई जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? नए संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m। अब नया जो संवेग है उसमें 100% की वृद्धि कर दी, तो p+p में 100% की वृद्धि कर देंगे। 100% तो बट्टे में 100 लगा देंगे, p+p कितना हो जाएगा? 2p। तो 2p का स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये आ गया 4p²/2m, तो 4k हो गया। तो k डैश है वो 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3k उसमें ऐड हो रहा है। इट मीन्स ये हो गया k गुणा 300%। तो 300% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी पवन चक्की के पंखे ए क्षेत्रफल के वृत्त को प्रसार करते हैं। यदि हवा वृत्त के लंबवत v वेग से बहती है तो इसे t समय में ρ घनत्व की गुजरने वाली हवा का द्रव्यमान होगा। देखिए द्रव्यमान बराबर हम क्या जानते हैं?
आयतन इंटू घनत्व है, आयतन इंटू घनत्व हम जानते हैं, ये हमें रो घनत्व दे रखा है, पी जैसा दिख रहा है जो रो की रो का है। आयतन कितना होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू दूरी, और दूरी को हम क्या लिख दें, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, तो v इंटू टी, ये दूरी और घनत्व रो, तो ये आ जाएगा हमारा ए वी टी रो, ए वी रो टी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि प्रश्न संख्या 21 में हवा की गतिज ऊर्जा क्या है, कि इसमें हवा की गतिज ऊर्जा क्या है, जबकि हमें क्या मिल चुका है, एम मिल चुका है, वी हमें दे रखा है। देन कितनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम हमें मिला था ए वी टी रो और इंटू वी स्क्वायर, देन फाइनली क्या आ जाएगा, के बराबर 1/2 ए वी क्यूब टी रो। तो यहां से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, एक एक करके सारे स्टेटमेंट को देखेंगे कि गलत कौन सा है। गतिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में तो शून्य जरूर हो सकती है, बट कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए पहला ही स्टेटमेंट गलत है। पहला ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहां पर और देखिए, आगे बढ़ते हैं, मुझे और भी स्टेटमेंट गलत दिखाई दे रहे हैं कि शक्ति, ऊर्जा एवं कार्य सभी सदिश है, ये भी गलत है विद्यार्थियों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, अदिश हैं। तो ये स्टेटमेंट भी वैसे तो गलत है। यहाँ पर यदि हम सदिश कर लेंगे तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, वैसे ये स्टेटमेंट भी गलत है। सदिश स्थितिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैलिस्टिक दोलक गोलियों की चाल मापक की एक युक्ति, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी विशेष क्षण पर 120 ग्राम द्रव्यमान का एक वेग का कण आएगा। यहाँ पर 120 ग्राम द्रव्यमान का एक कण, वेग v बराबर का वेग ये है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, हम सीधा सा जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें v ज्ञात करना है, v स्क्वायर ज्ञात करना है। देन यहाँ से क्या जाएगा, m v वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 1/2 ग्राम में हमें द्रव्यमान दे रखा है तो 0.120, ये मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। v का मान हमें 2ik प्लस 5 jk दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट हमें करना है, देन क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 0.12 इंटू यहां से आ जाएगा 4 प्लस 25, यह आ गया 29। यहां से भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0.06 गुणा 29। 29 को 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे 54, 5 हासिल 6 12 और 5 17, और मैं यहाँ पर दो संख्या पहले पॉइंट पुट कर देता हूँ, 1.74 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किसके रूप में परिणामित होता है। घर्षण के विरुद्ध जो किया गया कार्य है हमेशा, क्योंकि हम पिंड को गतिज ऊर्जा देते हैं, तो गतिज ऊर्जा जब क्षयित होती है, गतिज ऊर्जा के क्षय के इक्वल होता है। तो यहां पर लिखा है गतिज ऊर्जा के ह्रास के इक्वल, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही
होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक दिन में मानव के द्वारा खपत की जाने वाली औसत ऊर्जा। तो विद्यार्थियों, जो औसत ऊर्जा है वो 10 की घात 7 जूल खर्च की जाती है। 10 की घात 7 जूल। और यदि हम यहाँ पर इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करें तो 10 की घात 7 में हम भाग लगा देंगे, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो गई है। किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात 3 का भी भाग लगाएंगे तो ये लगभग 2400 किलो कैलोरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2400 किलो कैलोरी। ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी शस्त्र प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 2 सेंटीमीटर की मोटाई वाले मुलायम प्लाईवुड पर 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से दागता है। प्लाईवुड को भेदने के बाद गोली की गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 10% रह जाती है। तो प्लाईवुड से निकलने के बाद गोली की चाल क्या होगी? तो देखिए यहां से समझें इस क्वेश्चन को कि हमें जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 50 ग्राम, ओके। और गोली का जो प्रारंभिक वेग है उसको मैं कह दूं VI, वो हमें दे रखा है 200 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। अब जबकि जो गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, उसको मैं लिख दूं 12mv² से। अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो है 1/2mvf², जो कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 10% है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना है? 10%। तो इसके अंदर इसका 10% करेंगे हम। 10% का मतलब 10/100, तो ये KI/10 आ गया, ओके। तो यहां से हम पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी ज्ञात करेंगे, KF भी ज्ञात करेंगे। तो KI का मान कितना है? KI का मान हमें है 12mvi²। तो देखिए 1/20 आ गया, गुणा m का जो मान है वो हमें दे रखा है 50 ग्राम। तो ये तो 50/1000 vi का स्क्वायर, तो ये आ गया 200 गुणा 200। तो यहां से 4 जीरो से मैंने 4 जीरो कैंसिल कर दी है, 1 2 से 1 2 भी कैंसिल कर दिया है। 50 को 2 से गुणा करेंगे तो KF आ जाएगा, KF, जो कि 1/2m VF² के बराबर आ गया है 100 जूल। तो यहां से VF का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 200/50 गुणा 10 की घात -3। तो चलिए थोड़ी सी जगह करते हैं हम यहां से। हमारे पास में जो VF की वैल्यू है, VF इक्वल टू आ गया 100 गुणा में 2 बट्टे में जो द्रव्यमान है वो है 50 ग्राम। 50 और ग्राम के लिए हम इसको 100 से कर देते हैं, अंडर, इनका अंडर भी होना है। तो ये यहाँ से 2 बार में, तो ये आ गया 2 तो बाहर और एक 10 भी बाहर आ गया, एक 10 रह गया अंडर में। तो अंडर में 10, तो 20 अंडर 10 आएगा, 20 अंडर 10 VF आएगा। 20 अंडर 10, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक दौड़ते हुए एक व्यक्ति की गतिज ऊर्जा उससे आधे भार वाले एक बालक की तुलना में आधी है। देखो गतिज ऊर्जा उससे आधे भार वाले एक बालक की तुलना में क्या है? आधी है। तो व्यक्ति गति को 0.1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है, तब फिर उसकी गतिज ऊर्जा बालक के समान ही हो जाती है। तो व्यक्ति और बालक की गतियां क्रमशः है। देखिए इनके द्रव्यमान हम कंसीडर कर लेंगे कि जो व्यक्ति का द्रव्यमान है वो तो कैपिटल M में ले लेता हूं, बालक का द्रव्यमान स्मॉल m। व्यक्ति का जो वेग है वो कैपिटल V
और बालक का जो वेग है वो स्मॉल v ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्यक्ति की गतिज ऊर्जा, आदमी की जो गतिज ऊर्जा है, आदमी की जो गतिज ऊर्जा है मैन की, वो बालक की गतिज ऊर्जा की आधी है। बालक की गति, एक बार देखो क्वेश्चन में देख लीजिए, व्यक्ति की गतिज ऊर्जा उससे आधे भार वाले एक बालक की तुलना में आधी है। तो इसकी गतिज ऊर्जा व्यक्ति की तो कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर बराबर 1/2, 1/2 बालक की कितनी हो जाएगी M इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगी। ओके, ये जो द्रव्यमान है M वो कैपिटल M/2 के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में भार में दे रखा है, तो यहां से V, स्मॉल v और कैपिटल V में संबंध आ जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। यहां पर हम स्मॉल m के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, चलिए ये आ गया, स्मॉल m के स्थान पर कैपिटल M बट्टे में 2 पुट कर सकते हैं, तो m से m कैंसिल हो गया, तो 4v स्क्वायर आ गया। तो v बराबर कितना आ गया, 2v आ गया। v बराबर क्या आ गया, 2v। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कुछ रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन और दे रखी है, उस कंडीशन की अब हम हेल्प लेंगे कि जब व्यक्ति अपना जो वेग है वो 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है, यहाँ पर 1 कर लेते हैं, तो v प्लस 1, तब इनकी गतिज ऊर्जाएं क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो ये तो बालक का द्रव्यमान और इनटू बालक का वेग। चलिए यहां से अब हमें कैलकुलेट करना है, तो 1/2 m v प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m/2। जो v हमें अभी मिला था वो 2v के इक्वल था, 2v का स्क्वायर 2v इंटू 2v, ये आ गया। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m भी कैंसिल, यहाँ पर v प्लस 1 क्या आ गया, 2v बट्टे में √2, ये आ गया। ये हमें मिल चुका है। ओके, ये हमें मिल चुका है। चलिए तो यहां से अब इसको गुणा कर देते हैं, तो √2 में 2v प्लस में √2 बराबर 2v, और v बराबर 2 माइनस 1.4 4 बराबर √2। तो यहां से आप देखेंगे ये माइनस में आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस में। चलिए हम इसको दोबारा देख लेते हैं, यहां से एक बार फिर से देखेंगे विद्यार्थियों। यहां से हम इसका v प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हमें मिल चुका है, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 2v स्क्वायर मिल चुका है। इसका होल स्क्वायर खोलिए, v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 इक्वल टू 2v स्क्वायर। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहां से जब v कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, √2 प्लस 1 बराबर 2 पॉइंट, कैपिटल V आ गया 2.4 मीटर प्रति सेकंड, और स्मॉल v इसका ठीक दुगुना आएगा, 4.8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ऑप्शन बालक का जो वेग है वो तो 2.4, और नहीं, व्यक्ति का 2.4, बालक का 4.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान गतिज ऊर्जा से गति करते हुए ट्रक व कार को ब्रेक लगाकर विराम में लाया जाता है,
जो समान बंधन बल को प्रदान करते हैं उनमें से कौन है कम दूरी में विराम अवस्था में आएगा। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, एक ट्रक है और एक कार है। तो देखिए गतिज ऊर्जाएं इनकी क्या है, समान, जो कि हाफ mv² होती है। इनको हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाकर विराम अवस्था में लाते हैं। तो देखिए ब्रेक लगाकर विराम अवस्था में लाएंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सेम होगा, क्योंकि अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो 0 होनी है इनकी। अंतिम जो गतिज ऊर्जा वो कितनी होनी है, 0। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, समान। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होगा, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर बल भी समान लग रहा है, तो जो विस्थापन है, तय की दूरी है, वो डेल्टा के अपॉन में एफ के इक्वल। तो डेल्टा के और एफ समान है तो एस भी दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। दोनों रुकने से पहले समान दूरी तय करेंगे, दोनों साम्यावस्था में आने से पहले समान दूरी तय करेंगे। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो पिंड A व B के द्रव्यमान क्रमशः 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है। प्रत्येक पर 4 किलोग्राम का भार का बल कार्यशील है। यदि TA और TB समय में गतिज ऊर्जा हासिल करते हैं, समान गतिज ऊर्जा हासिल करते हैं, तो TA और TB कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें A और B के जो द्रव्यमान है 20 किलोग्राम एक का, और B का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम दे रखा है। इसके अलावा दोनों पर लगने वाला जो बल है, प्रत्येक पर 4 किलोग्राम भार का बल लग रहा है। तो 4 और G का मान यदि हम 10 ले लें तो 40 न्यूटन हो जाएगा। G का मान कितना ले लें, 10 ले लें तो 40 न्यूटन का बल लग रहा है। अब यहां से इस बल के हिसाब से हम इनके एक्सेलरेशन ज्ञात करें तो F बट्टे में m1, तो 40 बट्टे में 20, ये हमें मिल चुका है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे पार्टिकल का F बट्टे में m2, 40 बट्टे में 5, और ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये कह रहा है कि TA और TB समय में समान गतिज ऊर्जा हासिल कर लेता है, तो हाफ m1 v², v की जगह हम लिख देंगे A TA का स्क्वायर, ये बराबर है दूसरे पार्टिकल की गतिज ऊर्जा हाफ m2 A2 TB का स्क्वायर। ओके, तो यहां से हाफ कैंसिल हो गया, हमें TA अपॉन TB चाहिए, TA अपॉन TB, तो TA का स्क्वायर अपॉन TB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो ही गया है। तो यहां से m2 A2 का स्क्वायर अपॉन m1 A1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। m2 का मान 5, m1 का मान 20, A2 का मान हमारे पास में है 8, तो 8 का स्क्वायर, A1 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास में 64 बट्टे में 4, ये आ गया 16। तो TA अपॉन TB कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4:1। यहां से चलिए हमने कहा ये यहाँ पर बट्टे में 4, क्योंकि ये एक 4 और है, 4 × 4, तो ये आ गया हमारे पास में 4, तो ये आ गया हमारे पास में 2:1। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी पिंड पर क्रियाशील बल उसकी चाल के व्युत्क्रमानुपाती हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो एक बार देख लीजिए कि जो क्रियाशील बल है वो इसकी चाल के
व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे हम क्या लिख दें, यहां से हम एक कांस्टेंट लगा देंगे c, तो f बराबर आ गया c/v। ये जो c है वो कांस्टेंट है। ओके, बल को हम लिख सकते हैं ma बराबर c/v, और a को हम क्या लिख सकते हैं dv/dt, तो c/v। अब यहां से आप देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v dv बराबर आ गया c/m dt। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से आ गया v²/2 बराबर c/m, इंटू में आ गया हमारे पास में t, इंटू में t। तो यहां से हमें चाहिए ½ mv², तो ½ mv², मैंने यहां से m से गुणा कर दिया, तो ये आ गया c इंटू टी के बराबर। तो यहां से देखिए जो गतिज ऊर्जा है वो समय के समानुपाती है। समय के क्या है, समानुपाती। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है कि समय से संबंधित है, रैखिक रूप से संबंधित है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, कांस्टेंट में नहीं है, समय के रैखिक रूप से समानुपाती है। ऑप्शन ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 37 से 30 डिग्री कोण पर दागी हुई स्मॉल m द्रव्यमान की एक गोली v वेग से बंदूक की नली से छोड़ती है। गोली किसी हल्के लक्ष्य को जमीन से h ऊंचाई पर भेजती है। जब वह नीचे की ओर गति करती है तथा लक्ष्य को भेदने के पश्चात उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है, तो लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक बार उसको समझ लेते हैं। देखिए कि जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि गोली को 30 डिग्री के कोण से दागा जा रहा है, तो इट मीन्स ये प्रवलयाकार पथ पर गति करेगी, प्रक्षेप्य पथ पर गति करेगी। एक हमें दे रखा है कि h ऊंचाई पर ये लक्ष्य से टकराती है। फिर हमें इसके साथ में दे रखा है कि गतिज ऊर्जा इसकी आधी रह जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, गोली का वेग समान रहता है, नहीं, क्योंकि गोली का जो ऊर्ध्वाधर घटक है इस तरीके से है। चलिए देखेंगे आप एक बार, ये ऐसे हमारे पास में क्षैतिज भाग है, ऐसे गोली जा रही है। यदि यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है, ऐसे गोली जा रही है 30 डिग्री के एंगल पर, और यहाँ से h ऊंचाई पर यहाँ पर आ जाता है ये लक्ष्य। ये क्या आ जाता है, लक्ष्य आ जाता है, टारगेट इसके बीच में आ जाता है। तो जैसे ही टारगेट बीच में आ जाएगा, यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, आधी। ये अपने पथ से यहाँ से जाना चाहिए था यदि लक्ष्य नहीं आता तो, लेकिन गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, इसलिए इसका पथ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो पथ तो बदल जाएगा, हालांकि प्रबलाकार रहेगा पर चेंज हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो गतिज ऊर्जा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम देख लेते हैं कि जो नई गतिज ऊर्जा है ½mv², वो पहली वाली गतिज ऊर्जा की आधी है। पहली वाली गतिज ऊर्जा की, तो ½ m से ½ m कैंसिल हो गया, v' बराबर आ गया v/√2, मतलब 0.707 v के इक्वल आ गया। तो आधे से अधिक इसका मान होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। गोली का वेग उसके प्रारंभिक वेग का आधा रहेगा, नहीं। गोली का वेग उसके पूर्व वेग के आधे से अधिक होगा, बिल्कुल सही है। ओके, गोली समान प्रबलाकार पथ के अनुदिश सतत गति करेगी, नहीं, पथ चेंज हो जाएगा। अभी मैंने बताया ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ा दिया जाता है तब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। हमारे पास में प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है वो है p²/2m। अब नया जो संवेग है वो पहले वाले संवेग में कितने % की बढ़ोतरी करने पर मिल रहा है, 25% की। तो p इंटू 25%, 25/100, तो ये आ गया 1/4, तो ये आ गया 5p/4।
ये नया संवेग आ गया। ओके, हमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछिए, पहले तो मैं गतिज ऊर्जा निकाल लेता हूँ। तो के डेस बराबर पी डेस का स्क्वायर अपॉन 2m, तो 1/2m 5p/4 का स्क्वायर, तो 25/16 गुणा में 1/2m इंटू पी स्क्वायर। तो नया जो गतिज ऊर्जा है वो पहले वाली गतिज ऊर्जा की 25/16 गुणा होगी। ओके, हमें एक पूछा है गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, के डेस माइनस के बट्टे में के इंटू में 100 ये प्रतिशत। तो के डेस का मान तो है 25/16 के, माइनस के बट्टे में के इंटू में 100%। तो यहाँ से के तो ऊपर नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, 25 माइनस 16/16 आ जाएगा। 25 में से 16 निकालेंगे तो 9/16 आ जाएगा। ये गुणा में 100 भी चल रहा है यहाँ पर, तो 900 में 16 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 बार में ये 25 बार में 225/4। तो ये आ गया हमारे पास में 56% आ गया। कितना आ गया, लगभग 56% आ गया। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दिखाए गए अनुसार अक्ष दूरी से परिवर्तन के साथ किसी वस्तु पर एक बल कैपिटल F कार्यरत है। अक्ष बराबर 0 से अक्ष बराबर 20 मीटर तक किसी वस्तु को गति कराने के लिए बल द्वारा किया गया कार्य बल और विस्थापन के मध्य वक्र है। तो जो किया गया कार्य है वो इसके क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो कार्य बराबर ये वाला हिस्सा है एक, तो इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 100 गुणा 10 प्लस ये वाला हिस्सा है जो कि ट्राइंगल है, जो कि हो जाएगा हाफ, आधार गुणा ऊंचाई, आधार 20 माइनस 10 10 रह गया, ऊंचाई हमारे पास में वही 100 इंटू में 100, तो ये तो आ गया 1000 इंटू में ये आ गया 500, सॉरी प्लस में है, प्लस 500, तो ये आ गया 1500 जूल। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि बल विस्थापन वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है। बल विस्थापन जो वक्र हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करता है, किए गए कार्य को बताता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि किसी कण पर F बल क्रियाशील है जो कि चित्रानुसार अक्ष स्थिति से परिवर्तित होता रहता है। x बराबर 0 पर गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो अक्ष बराबर 16 मीटर पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखिए ये जो वक्र है वो किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कार्य निकाल लेते हैं, और कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो यहाँ से सबसे पहले हम कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल एक एक करके देख लेते हैं। 1/2 आधार हो गया इसका 6, ऊंचाई हो गई 10, फिर माइनस में, क्योंकि ये नीचे की ओर है ये वाला भाग, तो माइनस में लंबाई इंटू चौड़ाई 5 गुणा 4, फिर ये वाला जो कार्य है वो प्लस में, तो प्लस में 10 से 14 तक तो 4, ऊंचाई हमारे पास में हो गई 5, फिर वापस ये वाला जो कार्य है वो माइनस में, तो 2 गुणा और माइनस मतलब 5, तो ये आ गया। देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 30 माइनस का 20 प्लस का 20 माइनस का 10, तो W का जो मान है वो आ गया हमारे पास में 20 जूल। देख लीजिए यहां से ये जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है KF माइनस KI।
तो 16 पर गतिज ऊर्जा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा KF बराबर क्या हो जाएगा, W प्लस KI। W का मान 20, KI का मान 25, तो ये आ गया हमारे पास में 45 जूल। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्रानुसार अक्ष दूरी के साथ परिवर्तित किसी वस्तु पर कैपिटल F बल क्रियाशील है। वस्तु को अक्ष बराबर 0 से अक्ष बराबर 8 मीटर तक गति करने में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 1/2, आधार यहाँ पर हो गया 4, ऊंचाई हो गई 20। ये वाला जो क्षेत्रफल है वो अक्ष से नीचे है, तो ये माइनस में होगा। तो माइनस में 1/2, आधार फिर 4, ऊंचाई हो गई हमारे पास में 20। तो 0 हो जाएगा। कार्य कितना होगा, 0। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका 10 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से अक्ष दिशा में गति कर रहा है। इस पर मंदन बल लग रहा है माइनस में 0.1 अक्ष जूल प्रति मीटर। तो अक्ष बराबर 20 मीटर से अक्ष बराबर 30 मीटर की यात्रा के दौरान आरोपित किया जाता है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, हमें जो वेग दे रखा है उससे हमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, और कार्य ऊर्जा प्रमेय से जानते हैं कि जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है। तो हम कार्य यहां से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में विस्थापन। तो यहाँ पर जो बल है वो हमें दे रखा है 0.1 अक्ष, और विस्थापन हमें 20 मीटर से 30 मीटर तक। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 20 से 30 मीटर तक dx। तो W बराबर कितना आ गया, माइनस में 0.1 अक्ष स्क्वायर बाई 2, 20 से 30। यहाँ से माइनस में 0.1 बट्टे में 2, 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। देन W कितना आ जाएगा, माइनस में 1/20, 900 माइनस 400। तो ये हमें मिल चुका है माइनस में 500/20। W बराबर मिल चुका है माइनस में 25 जूल। और ये जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है, KF माइनस KI। ओके। देन यहां से हमें अंतिम गतिज ऊर्जा पूछी है। KF बराबर आ जाएगा W प्लस KI। तो W कितना है हमारे पास में, माइनस में 25। KI प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। चलिए, ये हाफ mv स्क्वायर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माइनस में 25 प्लस 1/2, m का मान हमारे पास में 10, v का मान है 10 का स्क्वायर। तो माइनस में 25, ये आ गया 1000/2, तो माइनस में 500, सॉरी प्लस में 500। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 475 जूल। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी परिवर्ती बल को किसी पिंड पर आरोपित द्विविमीय सदिश 3x² + 4j के द्वारा निरूपित किया जाता है। बल न्यूटन में होता है, अक्स मीटर में। जब वह निर्देशांक 23 से 30 की ओर गति करता है तो कण की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। निर्देशांक आपको मीटर में चाहिए। देखिए, यहाँ से हमें जो अक्स घटक है वो 2 से 3 हो रहा है, जबकि y घटक 3 से 0 हो रहा है। यहाँ पर भी हम अक्स और y घटक के बल अलग अलग चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर वहां से हम कार्य ज्ञात कर लेंगे।
या हम एक साथ भी कार्य की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए W बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो यहां से हम क्या पुट कर दें, इंटीग्रेशन 2 3 से 3 0 तक F की जो वैल्यू है वो है 3x² i कैप प्लस 4j कैप डॉट dr वेक्टर, इसको हम dx i कैप प्लस dy j कैप ये लिख सकते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें 3x² dx प्लस 4dy, इंटीग्रेशन है 2 3 से लेकर 3 0 तक। ओके, देन हमें क्या मिल जाएगा x क्यूब प्लस 4y, और लिमिट हमें मिल जाएगी 2 3 से लेकर 3 0 तक। तो W बराबर हमें कितना मिल जाएगा, W बराबर हमें मिल जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे हम पहले, तो 3 का क्यूब माइनस में साथ में हम देखिए यहाँ पर प्लस में 4 इंटू अपर लिमिट है 0, ये तो अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस का साइन लगाकर 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3, तो फाइनली ये कितना निकल कर आ रहा है 27, ये 0 हो गया, फिर माइनस में 2 का क्यूब तो ये 8 हो गया, माइनस में 12 हो गया, तो ये आ गया 7 जूल। और ये जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वली होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अक्ष दूरी तक खींची गई किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है, समान स्प्रिंग को अतिरिक्त अक्ष दूरी तक खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो कार्य है वो उसमें संचित ऊर्जा, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा के इक्वल होता है, और स्प्रिंग में संचित ऊर्जा को हम हाफ kx² से पुट कर सकते हैं, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर अक्ष दूरी तक खींचने पर 10 जूल ऊर्जा संचित हो जाती है, ये हमें दे रखा है। अब नई जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी हाफ के अक्ष डेश का स्क्वायर। ये जो अक्ष डेश है वो दुगुना कर दिया आपने, अक्ष और विस्थापित कर दिया, तो यहां से 1/2 के 2 अक्ष का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 इंटू हाफ के अक्ष स्क्वायर, और 4 1/2 के अक्ष स्क्वायर का मान 10, तो ये आ गया 40 जूल। कितना आ गया 40 जूल। ओके, तो कार्य कितना होगा यू डेश माइनस यू, 40 माइनस 10, 30 जूल कार्य किया जाएगा। उसे खींचने में कितना कार्य किया जाएगा 30 जूल। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। 4:3 के भार के अनुपात वाले दो व्यक्ति सीढ़ियों पर 12:11 समय के अनुपात में चढ़ते हैं, प्रथम का दूसरे से शक्ति का अनुपात क्या होगा। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति P बराबर होता है कार्य बट्टे में समय, और ये सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, तो इनकी जो कार्य है वो mgh स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो mgh/t, और जो mg है वो इनका भार होता है, तो भार गुणा में h बट्टे में t। ओके, समय के अनुपात में चढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पर शक्ति चाहिए, तो P1/P2, तो यहाँ पर भार पहले का इंटू h, तो दोनों में सेम ही रहने वाला है T1, फिर भार दूसरे का T2,
तो यहाँ पर देखिए भार का जो अनुपात है वो 4:3 दे रखा है और T1:T2 हमें 12:11 दे रखा है, 12:11। तो ये यहाँ से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11/9 आ जाएगा। ओके, तो 11/9 ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यदि कार्य किया जाता है। देखिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी जब संरक्षी बल के विरुद्ध निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई गेंद अपनी मूल ऊंचाई की 80% ऊंचाई तक उछलती है तो प्रत्येक उछाल में इसकी यांत्रिकीय ऊर्जा का कितना अंश वेव होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, चाहे गतिज ऊर्जा से थोड़ा टफ पड़ जाएगा, प्रारंभिक जो स्थितिज ऊर्जा है वो है mgh और एक उछाल के बाद, एक उछाल के बाद ऊंचाई हो जाएगी प्रारंभिक ऊंचाई का 80%, 80%, तो 0.8 h हो जाएगा। ठीक है, फिर तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी एक उछाल के बाद में, स्थितिज ऊर्जा एक उछाल के बाद में स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी m उतना ही रहना है, g उतना ही रहना है, h हो गया पे 0.8 h, तो 0.8 mgh आ गया। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में ह्रास, स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी हो गई, पहले mgh और अब 0.8 mgh, ये हमारे पास में आ गया 0.2 mgh, 0.2 mgh। तो कितना ह्रास हुआ है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के रेस्पेक्ट, 0.2 mgh बट्टे में mgh, 0.20 ह्रास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी निकाय पर संरक्षी आंतरिक बलों के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक किसमें परिवर्तन के तुल्य होता है। तो देखिए संरक्षी बलों के अधीन जो किया गया कार्य है यहाँ पर उनका ऋणात्मक मान, यदि कार्य हम कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, या ऋणात्मक किस में परिवर्तन होगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। निम्न आगे देखें, निम्न में से कौन सा बल एक संरक्षी बल नहीं है, तो यही नहीं है, ये सब संरक्षी बल है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी निश्चित संरक्षी बल क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा V बराबर 20xy/z द्वारा व्यक्त की जाती है तो इस पर आरोपित बल होगा। तो देखिए जो बल होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बल F बराबर होता है माइनस ग्रेड U, और U के यहाँ पर स्थान पर V दे रखा है स्थितिज ऊर्जा को, ग्रेड V। ये जो ग्रेड होता है एक संकारक है और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं I कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इनटू में v। अब देखो इनका मतलब है आंशिक अवकलन, हम v की जो वैल्यू है उसका हम अवकलन करेंगे और एक एक करके अवकलन करेंगे, अक्ष के रेस्पेक्ट करेंगे, तब y और z को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते जाते हैं, ये v जब अंदर गुणा होगा तो v यहाँ आ जाएगा, v यहाँ आ जाएगा, v यहाँ आ जाएगा और यहाँ से v हट जाएगा। अब v की वैल्यू हम पुट करके इनका अवकलन करेंगे, तो अक्ष के रेस्पेक्ट अवकलन करेंगे, ये रही हमारे पास में वैल्यू, तो 20y/z आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
20y/z, फिर प्लस में जे के y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 20x/z आ जाएगा, और z के रेस्पेक्ट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में के देखो क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 20xy बटे में माइनस में आएगा, ये जेड स्क्वायर 1/z का क्या हो जाएगा, माइनस में 1/z² हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ऑप्शन देख लीजिए, माइनस का साइन गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस का साइन जब हम गुणा करेंगे अंदर तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी, ये भी माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ऑप्शन देख लीजिए गौर करके, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बोल्ट 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे की ओर गतिमान लिफ्ट की छत से गिरता है। यह लिफ्ट की लंबाई 5 मीटर है, तो फर्श से टकराता है फिर उछलता नहीं है, तो इस प्रभाव में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो देखिए इस प्रभाव के अंदर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक बार तो मैं वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, m बराबर 0.2 kg, और जो v है वो हमें दे रखा है, लिफ्ट की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, उसकी जो हाइट है वो दे रखी है 5 मीटर। ओके, देखिए केवल उसमें ऊर्जा, उसकी जो बोल्ट है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होगा। ऊष्मा क्योंकि सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है mgh, तो m का मान हमें दे रखा है 0.2, g का मान हमें 10 लेना है, h का मान 5 लेना है, तो यह हमारे को क्या मिल चुका है, 10 जूल। कितना मिल चुका है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि कुल ऊर्जा E वाले कण को एक विमीय गति में विचार कीजिए। 4 क्षेत्र A B C D है, जिनमें नीचे दिए गए अनुसार स्थितिज ऊर्जा V, गतिज ऊर्जा K और कुल ऊर्जा E के मध्य सही संबंध कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें कि जो V है वो स्थितिज ऊर्जा है, K गतिज ऊर्जा है, और कुल ऊर्जा क्या है, E है। इनमें से किस क्षेत्र में कण नहीं हो सकता, किस क्षेत्र में कण नहीं पाया जा सकता। तो देखिए कुल जो ऊर्जा होती है E, कुल ऊर्जा E है वो K प्लस V के बराबर होगी। K प्लस, तो यहां से K बराबर क्या आ गया, E माइनस V, E माइनस V। गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब E क्या है, सदैव V से क्या होगा, बड़ा होगा। E सदैव क्या होगा, V से बड़ा होगा, जबकि पहले ऑप्शन में क्षेत्र A के अंदर V बड़ा दे रखा है, जो कि गलत है। तो कण नहीं पाया जाता, पहले क्षेत्र में ही नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बता रखा है, कि निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर देखिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पथ में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल होता है, तो यदि ये संरक्षी बल होता तो किया गया कुल कार्य शून्य हो जाता। ओके, यहाँ पर ये असंरक्षी बल है, इसलिए किया गया कार्य शून्य नहीं होगा।